किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खेतों में चूहों की रोकथाम कैसे करें और नई फसल नई उमंग के तहत जानकारी लेंगे धान की फसल की पौध की तैयारी करने में क्या क्या सावधानी रखनी है। और साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी गर्मियों में हरा चारा वाली फसलों के महत्व और उसकी बिजाई पर, और भी इसके साथ दूसरे समसायिक विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे और सुनाओगे भैया ने लोकगीत भी। तो भाइयों कार्यक्रम की चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत धान की फसल कि स्वस्थ पौध की तैयारी करने में क्या क्या हमने सावधानियां रखनी है। किसान भाइयों, धान की रोपाई का समय शुरू हो गया है और इस महीने में हम जो है धान की रोपाई शुरू कर दें। और इसके लिए भाई खेत के चारों ओर डोरी जो है पहला मजबूत कर लें और खेत में अच्छी तरह से पौध पनपने के लिए भाइयों पानी बनाए रखने के लिए खेत में अच्छी तरह से कद्दू करके एक सार कर लें। और साथ ही भाइयों यदि खेत में हरी खाद वाली फसल खड़ी हो तो जुताई करके पहला तो उसने दबा दें और फिर उसके बाद रोपाई करें और पौध को पंक्तियों में ही रोपें। और लंबी जो किस्म की रोपाई है वो 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और बोनी किस्म की और जो पछेती हालत में जो लंबी बढ़ने वाली किस्में हैं उनकी रोपाई 15 सेंटीमीटर फासले पर कतारों में और पौधों के बीच भी जाइयो 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और भाइयों साथ में ध्यान रखें कि पौध जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक ज़्यादा गहरी ना रोपें। और यदि भाइयों पनीरी गारा की हुई खेत में लगाई जा रही है तो ऐसे में भाइयों खेत में लगाने से पहला 20 किलोग्राम यूरिया और 60 किलोग्राम सुपर फास्फेट या फिर 22 किलोग्राम डीएपी, साथ में भाइयों 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से छिट्टा जरूर लगावें। साथ ही भाइयों 15 दिन की पनीरी होने पर 25 किलोग्राम यूरिया का छिट्टा देकर ऊपर तड़का पानी जरूर लगावें। और साथ ही जो बोनी मध्यम अवधि वाली किस्में हैं जिस तरह की जया है, पीआर 106 है या HKR 120 है, HKR 126 है, उसमें 130 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, साथ ही भाइयों 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई जरूर प्रयोग करें। जबकि बोनी और मध्यम अवधि वाली किस्मों जिस तरह की IR 64 है, HKR 46 है, HKR 47 और गोविंद आदि जो किस्म है उसमें 105 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और जिंक सल्फेट की जो मात्रा है 10 किलोग्राम, वो हमने इसमें प्रयोग करनी है। और नाइट्रोजन की बात करें तो भाइयों नाइट्रोजन जो है 1/3 मात्रा फास नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, साथ में फास्फोरस पोटाश और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय प्रयोग करनी है। साथ ही 1/3 जो नत्रजन है उसकी मात्रा हमने बिजाई के 21 दिन के बाद और बची हुई जो 1/3 मात्रा है वो रोपाई के 42 दिन के बाद हमने प्रयोग करनी है। और अगर भाइयों खेत में ढैंचे की हरी खाद लगाई गई है तो नत्रजन की जो 1/3 मात्रा है उसमें हम कम कर दें, यानी कि हमने 2/3 जो है नत्रजन डालना है, 1/3 हमने नहीं डालना अगर हमने ढैंचे की हरी खाद लगा रखी है पहले खेत में। इसके अलावा भाइयों जो लंबी बासमती धान में 50 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। जबकि बोनी बासमती में 80 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। और ये प्रयोग भाइयों हमने 1 एकड़ के हिसाब से करना है। और फास्फोरस और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा खेत तैयार होते समय हमने प्रयोग करनी है। और लंबी बासमती में भाइयों नत्रजन की आधी मात्रा तो रोपाई के 21 दिन के बाद और शेष आधी मात्रा भाइयों 42 दिन के बाद हमने डालनी है। जबकि बोनी बासमती में 1/3 जो नत्रजन है वो खेत की तैयारी करते समय और 1/3 भाइयों 21 दिन के बाद और बची हुई 1/3 जो है वो 42 दिन के बाद हमने प्रयोग करनी है। और किसान भाइयों ध्यान रखें कि जो नत्रजन उर्वरक है उस समय दें जब खेत में पानी ना खड़ा हो। अगर खेत में पानी खड़ा है तो नत्रजन ना दें। इसके अलावा भाइयों जो बीज जनित रोग हैं उनके बचाव खातर बीजोपचार जरूर करें। भारी और जो स्वस्थ बीज हैं उनके चुनाव खातर 10% नमक का घोल बना लें, यानी कि 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक घोल लें और उसमें बीज ने थोड़ा थोड़ा करके डाल दे रहें। ऊपर तैरते हुए जो बीज हैं और जो अन्य पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकाल कर नष्ट कर दें। और जो बीज नीचे बैठ गए हैं उन्हें साफ पानी तक 2 से 3 4 बार
2 से 4 बार जो है उसने अच्छी तरह धो लें, ताकि जो बीज की सतह पर जो नमक है उसके जो अंशरज हैं वो साफ़ हो जाए। और फिर भाइयों बीजगत जो फफूंद है या जो जीवाणु हैं उनकी रोकथाम खातर फफूंदनाशक का उपचार जरूर करें। इसके लिए भाइयों 10 लीटर पानी में 10 ग्राम एमिसान या फिर 10 ग्राम बावास्टीन और 2.5 ग्राम जो है पोसामाइसिन या फिर 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन उसका घोल ले लें। और इस घोल में 8 किलोग्राम लंबी किस्म के और 12 किलोग्राम बोनी किस्म के बीज को 24 घंटे तक भिगोकर उपचारित करें। और इसके अलावा भाइयों जो पौध शैया है उसमें यदि पौध पीली पक जो है पड़कर सफ़ेद हो जाए तो उसमें ½ प्रतिशत हरा कसीस या फेरस सल्फेट के घोल का भी छिड़काव कर सके हैं। धान में जड़ की सुंडी की समस्या हो तो 10 किलोग्राम कार्बिल 4G या फिर सेविडाल 4G या कार्बोफ्यूरान 3G या फिर भाइयों 4 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। तो ये तो हमने ध्यान रखना है, जब हम धान की जो स्वस्थ पौध है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमने इन बातों का ध्यान रखना होगा। और साथ ही भाइयों बात करें, चर्चा करें खेतों में चूहों की रोकथाम किस तरह करें। किसान भाइयों हम सब जाना है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ चूहों का प्रकोप ना हो। और ज़्यादातर तो हम घरों में, खेतों में और कई तरह के जो भंडार गृह हैं उनमें भी इन आसानीते देखा है। और खेत में जहाँ भाइयों खड़ी फसल है उस पर इसका आक्रमण जो है ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है। और कहीं पर तो भाइयों घरों में जो भंडारित अनाज है उसके साथ साथ जो कीमती कपड़े हैं, ज़रूरी कागज़ है, लकड़ी है या जो कीमती सामान है उनने भी कुतर का जो है क्षतिग्रस्त कर दे हैं और उससे भी कई तरह का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त भाइयों भंडारित जो अनाज है और अन्य कई प्रकार के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी अपना मल मूत्र है या फिर जो इनके बाल है उनकी वजह से भी जो है खाने पीने का सामान है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। साथ ही भाइयों खेतों में भी जो सिंचाई खातर जो बने हुए नाले हैं, नहर हैं, उनके आसपास भी चूहे अपने बिल बना रहे हैं और उसकी वजह से जो है पानी जो है कई बार एक खेत की बजाय दूसरे खेत में भी चला जाओ है। तो इस तरह किसान भाइयों को जो है समय समय पर अतिरिक्त धन और समय जो है वो बर्बाद करना पड़ा है चूहों की वजह से। इसलिए भाइयों चूहों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और जो चूहे हैं इनमें सूंघने की, सुनने की और खाने और स्वाद को चखने की जो है एक खास ताकत हो है, जिसके कारण इनको नियंत्रित करना कुछ हद तक मुश्किल हो जाए है। लेकिन कुछ विधि हैं जिससे हम चूहों ने नियंत्रित कर सके हैं। एक विधि है भाइयों यांत्रिक नियंत्रण, यानी कि फसल की कटाई के बाद जब खेत खाली हो जाए तो खेतों में पानी लगाने तय या जो सिंचाई कर दें तो चूहे की जो बिल है वो पानी तक भर जाए और चूहे इसमें से बाहर निकल जाए। इससे जो है खेत जो है चूहों तक मुक्त हो जाए। साथ ही साथ भाइयों हम पिंजरे का प्रयोग करके भी चूहों ने पकड़ कर जो है उन्हें पानी में डुबो कर भी उन्हें ख़त्म कर सके हैं। और इस प्रक्रिया में भाइयों प्रयोग में लाए वाले जाने वाले जो पिंजरे हैं उन्हें धोकर साफ़ कर लें ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई गंद ना रहे। और पिंजरे में कोई खाद्य पदार्थ जिससे चूहे आकर्षित होते हों, जिस तरह की कटे हुए गेहूँ है, बाजरा है, चावल के दाने हैं इत्यादि हम उसमें लगा सके हैं। और पिंजरों को भाइयों इसी जगह पर रखा है जहाँ चूहों का आना जाना लगा रहता हो। और पहले 2-3 दिन तो भाइयों चूहों को पिंजरों में ना फंसावें ताकि वो पिंजरे का आदी हो जाए और आसानी तो पिंजरे में से आना जाना शुरू कर दे। तो जब वो उसकी आदत हो जाएगी पिंजरे में आने जाने की तो फिर हम जो है चूहों न पकड़ सके हैं। इसके अलावा भाइयों हम रासायनिक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं चूहों न पकड़ने के लिए, क्योंकि चूहों को नियंत्रित करने के लिए भाई हम रासायनिक जो बेट है वो तैयार कर सके हैं। और इस बेट की क्षमता भाइयों चूहों द्वारा इस बेट को स्वीकार करने पर बेट बनाने वाले जो पदार्थ हैं उनके गुण कण और जो स्वाद है और गंध है उसके द्वारा चूहों को हम आसानी से नियंत्रित कर सके हैं। जिंक फास्फाइड, जिसने हम काली दवाई के नाम से भी जाना है, चूहों को ख़त्म करने के लिए बहुत सक्षम दवाई मानी जावे है। और इसको इस्तेमाल करके जो है चूहों के जैसे मनपसंद खाने हैं, बाजरा हो गया, ज्वार है, गेहूँ है, चना है, मक्का है, तो उसके जो कटे हुए दाने हैं उसमें मिला दें और इन न मिलाकर हम चूहों ने नियंत्रित कर सके हैं। 1 किलोग्राम दाने में 20 ग्राम सरसों का तेल मसल लें और उसमें 25 ग्राम जिंक सल्फाइड किसी छड़ी की मदद से या फिर हाथों में दस्ताने डालकर जो है अच्छी तरह से मल लें। और इस दवाई लगे हुए दानों ने जो है 1-1 चम्मच चूहे के हर एक बिल में डाल दें। तो इन दानों को जो है कागज़ की जो अध खुली पंखुड़ी है उनके बीच में रख कर बिल में डालना है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद जो बिल का मुंह है उसमें घास फूस या मिट्टी या
मिट्टी के जो डेले हैं उन तक न बंद करता है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखा कि जिंक फास्फाइड जो है बेट में पानी कभी ना मिलावें और जो बची हुई बेट है उसने नष्ट कर दें, क्योंकि ये एक तरह का जहर है। इसके अलावा भाइयों, चूहों को नियंत्रित करने के लिए जो है चूहा मार अभियान भी जो है चलाया जाएगा कई बार, कि बहुत सारे जो चूहे हैं बिलों में दूर दूर तक खेतों में, नालियों में या मेड़ों पर जो है जगह जगह मिले हैं। और जो चूहे के बिल हैं वो खेत की जो नाली है, मेड़ है, उसमें हर जगह खुले हैं, अंदर ही अंदर जो है बिल बनाते चले जाओ, सुरंग बनाते चले जाओ हैं। और इन चूहों को जो है बिलों के रास्ते का प्रयोग कर कर समय समय पर ही अपनी जगह भी बदल दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर एक जो खेत में अगर गेहूँ जो चूहे हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो चूहे जो हैं जब फसल हो है तो उन बिलों के माध्यम से फिर वापस उस खेत में आ जाए हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बिल ना केवल खेत में बल्कि गांव की जो खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है या पंचायती ज़मीन है, उसमें भी नीचे नीचे दूर तक फैले हुए हैं। तो गांव के जो सारे लोग हैं वो मिलकर भी जो है सारे जो चूहों के बिल हैं उन्हें भी नष्ट कर सके हैं। और ये जो अभियान है वो समय समय पर ज़रूर चलाओ, ख़ासतौर पर जब खरीफ में जो मई जून या रबी की जो नवंबर दिसंबर के महीने हैं उसमें खेत खाली हुए हैं, तो उस समय पर जो है इन बिलों को नष्ट करके भी हम जो है चूहों पर नियंत्रण कर सके हैं। इसके अलावा भाइयों, धूमीकरण विधि द्वारा भी चूहों को नियंत्रित किया जा सका है। चूहों को धूमीकरण द्वारा जो है नियंत्रित कर सके हैं। विशेष तौर पर चूहे जो है अगर रासायनिक विधि तय या यांत्रिक विधि तय नियंत्रित नहीं होंगे तो उसमें जो चूहे के बिल हैं उसमें जहरीली गैस छोड़ के भी, जिस तरह की एल्यूमिनियम फास्फाइड जो दवाई है उसकी टिक्कियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करके हम चूहों ने नियंत्रित कर सके हैं, क्योंकि उसमें से एक तरह की गैस निकले है और उस गैस से जो है चूहों को हम नियंत्रित कर सके हैं। और चूहों को नियंत्रित करते हुए भाइयों कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो जो चूहा मार दवाई हैं, जो ये जहर हैं, उन जो दाने, खाने पीने की वस्तु हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, पक्षी हैं, उन तो दूर रखें। और साथ ही साथ भाइयों, जो चूहों को मारने वाली जो दवाएं हैं उनको शरीर के किसी भाग पर ना लगने देवें, ना ही इसने सांस के द्वारा अंदर जाने देवें। और दवा को दानों पर लगाते समय दस्तानों का प्रयोग जरूर करें या फिर कोई छड़ी हो, खुरपा हो, उसका इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही साथ भाइयों, जो बेट है उसने बनाने के बाद शरीर और हाथ ने अच्छी तरह से साफ़ कर लें, धो लें साबुन के साथ। और बेट बनाने के लिए भाइयों घर में प्रयोग होने वाले जो बर्तन हैं उसका इस्तेमाल ना करें। और जो बची हुई बेट है उन्हें, और जो चूहे मर गए हैं उनको मिट्टी में गहरा जरूर दबा दें। और धूमीकरण का प्रयोग करते समय भी विशेष बात का ध्यान रखें कि जो हम धूम्रपान कर रहे हैं तो उसमें खाने पीने वाले जो बर्तन हैं उसका इस्तेमाल ना हो। और साथ ही किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति में अगर कराया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरह जो है हम अलग अलग विधियों तय चूहों को अपने खेतों में नियंत्रित कर सके हैं। एक करें भाइयों बात मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन शुक्रवार और कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसर पे। और साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे अपने खेत की मिट्टी की जांच कैसे करवाएं और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद कैसे बनावें और उसका उपयोग हम किस तरह करें। और साथ ही साथ भाइयों किसान भाई जो है खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं खेती बाड़ी से संबंधित, तो किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके किसान भाई जो अपनी समस्या का समाधान कर सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और इब करवाओ भैया का मनोरंजन सुनायो लोग। जो दीवान क्या कहने लगा भला? नो बोला एक बार भिखारी आया, थारे दर्शन का साया, कोई होगा लोक मकाम, वो कह रहा अंदर दाना से बाहर भिखारी।
बाहर खड़ा कह रहा कृष्ण कृष्ण फेट लूं त जब हो जिया परसन थारे दर्शन करना चाहता तुम तीन लोक के दाता वो कह रहा सच्चा दाम तेरा यार भी पुराना से सुंदर चेहरा मीठी बोली खड़े न तहान बचेरी बोली बोली सकल बहुत सर मार्या माथे पे तिलक चढ़ाया मन दिखे सुंदर श्याम उका ब्राह्मण केसा पाड़ा से बाट में चलता चलता हारा वो प्रभु जी गुण गावे से हारा मेरा प्यारा कृष्ण मुरारी मारी बालकपन की यारी उन्हें कह दिया हाल तमाम वो तो अकल बंद घना शाना से जगन्नाथ रटो भवानी मात सिर पे सतगुरु जी का हाथ को बात रात दिन कर जा फिर आप सबके जर जा तेरा सब हो जागा नाम यो तो सदा उम्र का बाणा से बाहर भिखारी ये तो सुनी भाइयों ने रागणी। और एक जरूरी सूचना भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोता भाई और सभी मतदाता भाइयों से अपील है कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अपने मत के प्रयोग में से जो है आप देश के जो जीवंत लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देने में अपनी भूमिका
निभा सके हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सके हैं और जागरूकता और निर्भीकता के साथ साथ आप अपने सभी जो नागरिक दायित्व हैं उनको भी पूरा करें। और याद रखें, आपका मत है जरूरी, तो आइए करें मतदान। और एक और विशेष जानकारी भाइयों कि जो बदलता हुआ मौसम है और गर्मी है उसने ध्यान में रखते हुए जल ही जीवन है के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आप सभी श्रोताओं को, विशेषकर अपने जो युवा श्रोता हैं, उनसे जनहित में ये अपील करें है कि जल को व्यर्थ ना बर्बाद करें। और गर्मियों के दिनों में भाइयों आप बेजुबानों जो पशु पक्षी हैं उनका भी ख्याल रखें और इनके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत, जिस तरह की पानी के घड़े हैं, मटके हैं, कसोरे हैं, पानी के कटोरे हैं, इत्यादि न जरूर रखें। और समय समय पर भाइयों इनकी सफाई भी जरूर करें ताकि जो पशु पक्षी हैं वह बीमार ना पड़े। और इनके खाने के लिए जो दाना है या जो चारा है उसका भी ध्यान जरूर रखें ताकि उनका जो है पेट भर सके। और भाइयों इब करें इबलेवन जानकारी गर्मियों में हरा चारा वाली फसलों के महत्व और इसकी बिजाई पर। किसान भाइयों, मकचरी एक बहुत ही स्वादिष्ट और उपयोगी चारे वाली फसल है। ये मक्के से मिलती जुलती एक फसल है और अच्छी सिंचाई की सुविधा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें इसकी खेती की जो संभावना है वो ज़्यादा है। और दूसरी, चारे की जो फसलों की अपेक्षा या खेत में खड़े पानी में भी ज़्यादा देर तक रह सके है और साथ ही इस फसल में किसी भी तरह की बीमारी और कीड़े तय लड़ने की ताकत भी ज़्यादा है। इसका चारा किसान भाई जो है अक्टूबर नवंबर तक बिल्कुल लगातार ले सकें क्योंकि इसका चारा अक्टूबर नवंबर तक हरा बना रहा है, जबकि इस समय ज्वार की जो पत्ती हैं वो सूख जाए हैं। इसके हरे चारे में 7 से 8% तक प्रोटीन और 25 से 28% तक शुष्क पदार्थ हमने मिल जाए हैं। बात करें भाइयों मकचरी की किस्म की, तो जो मकचरी की उन्नत किस्म है भाइयों वो है हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने इसकी जो किस्म सिफारिश करी है वो है उन्नत मकचरी। और इसके अलावा भाइयों इम्प्रूव्ड सिरसा के नाम से भी इसने जाना जावा है। और एक और अन्य किस्म है भाइयों TL1 जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित करी गई किस्म है। बात करें भाइयों ज़मीन और खेत की तैयारी की, तो अच्छे जल निकास वाली जो रेतीली दोमट में से जो भारी दोमट मिट्टी है उसकी ये जो मकचरी है उसकी खेती के लिए उत्तम मानी जावा है। और बिजाई तक पहले भाइयों खेत की 2-3 बार अच्छी जुताई करके सुहागा जरूर लगावें। और जो बिजाई का समय है वो है गर्मियों की फसल खातर भाइयों अप्रैल मई का जो समय है वो सही है। और खरीफ के मौसम की फसल खातर भाइयों बिजाई 25 जून से 14 जुलाई तक करके किसान भाई जो इसकी बढ़िया पैदावार ले सके हैं। और साथ में भाइयों बीज की मात्रा की बात करें तो 16 किलोग्राम शुद्ध बीज प्रति एकड़ की दर तय किसान भाई प्रयोग करें। और बिजाई तय पहला बीज को 6 घंटे तक पानी में भिगोने तय न केवल जो अंकुरण है वो अच्छा होगा बल्कि जो कच्चा बीज है और जो सफ़ेद रंग लिए हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, जिसे निकाल कर फेंक दें। और बिजाई केरा या पोरा भी दीता करें और 30 सेंटीमीटर की चौड़ी जो कतार है उसमें किसान भाई जो है इसकी बिजाई करें। और यदि बिजाई केरा भी दीता करी जा रही है तो सुहागा जरूर लगावें। साथ ही बात करें भाइयों खाद की, तो मकचरी के चारे की जो अच्छी पैदावार लेने खातर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की बिजाई के समय और इतनी ही मात्रा भाइयों यानी कि 20 किलोग्राम हमने लेनी है जो प्रति एकड़ बिजाई के समय, और इतनी मात्रा हमने लेनी भाइयों बिजाई के 35 से 40 दिन के बाद। यानी कि 20 किलोग्राम हमने फिर जो है इसमें नाइट्रोजन डालनी है 35 से 40 दिन के बाद। रेतीली या जो कम फास्फोरस वाली ज़मीन है उसमें 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय पे किसान भाई जरूर डाल लें। साथ ही खरपतवार की समस्या भी जो है मकचरी में देखी जावा है, तो बिजाई के 25 से 30 दिन के बाद एक अच्छी गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण जरूर करें क्योंकि शुरुआती अवस्था में फसल की बढ़ोतरी धीरे धीरे हो है। लेकिन खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें किसान भाई जो है 400 एट्राजीन यानी कि 50% घुलनशील पाउडर का 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई के बाद और अंकुरण से पहला छिड़काव कर दें तो इसका लाभ खूब देखा जावा है। साथ ही भाइयों बात करें सिंचाई की, तो गर्मी में बोई गई फसल में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद कर दें और बाद में भाइयों 15 से 20 दिन के अंतराल पर किसान भाई जो है इसमें सिंचाई करें। और बरसात में बोई गई जो फसल है उसमें सिंचाई बारिश पर निर्भर करे है। मानसून के बाद
भी जो है फसल में 2 या 3 जो सिंचाई की अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करें। और ज़्यादा बारिश होने पर भाइयों 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक जो है खेत में पानी ना खड़ा होने दें। और फूल निकलने तक 1 सप्ताह पहले जो है कटाई इसकी कर लें, क्योंकि इस अवस्था में चारा ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट हो है। और इसके बाद भाइयों कटाई करने तक चारे में रेशा बढ़ जाए है, और साथ ही साथ भाइयों जो पौष्टिकता है और जो उसकी पाचनशीलता है वो दोनों ही घटनी शुरू हो जाए हैं। साथ ही भाइयों गर्मियों में बोई गई जो फसल है उसमें हम 2 कटाई भी ले सके हैं। और पहली कटाई जब पौधे की ऊंचाई 1 मीटर हो जाए तब कर लें। और इसके बाद जो कटाई करने पर पुनः जो फुटाव हो है उसकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाए, यानी कि जो पहले ही हम कटाई कर रहे हैं जब फसल 1 मीटर हो जाए तो उस टाइम तो बढ़ोतरी बड़ी तेज़ी से देखी जावे है मगचरी में। लेकिन बाद में जब एक कटाई के बाद इसमें जो दोबारा फुटाव हो है तो उसमें थोड़ी सी क्षमता कम हो जाए है। और कटाई जो है ज़मीन तक 12 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करें। और चारे की पैदावार की बात करें तो भाइयों गर्मियों की फसल में 125 से 150 क्विंटल हरा चारा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। और बरसात के मौसम की फसल की जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादातर अच्छी देखी जावा है, क्योंकि पानी का जो मात्रा है उसमें ज़्यादा मिला है तो उसमें बढ़ोतरी अच्छी देखी जावा है, जिसके कारण 200 क्विंटल तक भी किसान भाई जो है हरा चारा 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और जो उन्नत किस्में हैं मगचरी की, एक तो है उन्नत मगचरी जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई है। इस नाम इम्प्रूव्ड सिरसा के नाम से भी जाना है। और जो दूसरी किस्म है भाइयों इसकी वो है TL1 जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित करी है। और किसान भाई जो हैं इस मगचरी की जो फसल है ये लंबे समय तक चला है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक भी किसान भाई जो है लगातार हरा चारा इसमें ले सके हैं। और जो भाई ज्वार की फसल ले रहे हैं चारे के रूप में, तो ज्वार में एक समस्या देखी जाएगा कि इसकी जो पत्ती हैं वो सूख जाए हैं। साथ ही साथ जो मगचरी है उसमें ज़्यादा देर तक पानी में खड़े रहने की क्षमता ज़्यादा है। और इस फसल में भाइयों बीमारी या जो कीड़ा जो है वो नहीं लगता, ये ना के बराबर इसमें कीड़ा लगा है। तो मगचरी जो है एक देर तक हरा चारा देने वाली एक अच्छी फसल के रूप में किसान भाई ले सके। तो ये तो भाइयों करी चर्चा मगचरी गर्मियों के हरा चारे वाली फसल का महत्व और इसकी बिजाई पे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।